अब आप ये फ्रॉड हो गया, अब आपने घबराना नहीं है। आपने फौरी तौर पर जिस अदालत से उसने ये डिग्री हासिल की, आपने फौरी तौर पर उधर एक वकील एंगेज करना है और आपको मालूम होना चाहिए कि इस बाबत आपने बाकायदा तौर पर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन देनी है। सेक्शन 12 दफ़ा 12 सब सेक्शन 2 झैली दफ़ा 2 ज़ाब्ता दीवानी। लेक्चर देने से पहले मेरी एक बहुत ही मुद्दबाना आजिज़ाना एक आपसे दरख्वास्त है कि मैं 3 बजे से 5 बजे तक कॉल्स लेता हूँ। मेरा वो ऑफिस टाइमिंग का टाइमिंग है। मैं अपना वक्त निकाल के आपकी कॉल्स लेता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी सी इल्तिजा है कि अगर आपको 3 से 5 बजे तक टाइम नहीं मिलता तो मुझे वॉइस मैसेज कर दें। मेरा नंबर है 0347 000 6619। आप मुझे वॉइस मैसेज कर दें, मैं आपके वॉइस मैसेज का जवाब दे दिया करूँगा जब भी मुझे फ्री टाइम मिले। मेरी ऑफिस टाइमिंग का थोड़ा सा ख्याल रखें। मैं इस सिलसिले को लेकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ना कि ये हो कि मेरी ऑफिस टाइमिंग में डिस्टर्बेंस हो और ये सिलसिला यहाँ पे ख़त्म हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये लेक्चर बहुत अहमियत का हामिल है, जिससे आपको इस बात पे आगाही होगी जिसमें आम तौर पर आम फहम बंदा जो है उसके हाथ पांव फूल जाते हैं कि ये क्या हो गया। मसलन एक शख्स फौत होता है, रूटीन है कि फौत होने के बाद लीगल एयर्स कुछ गम में होते हैं, कुछ सुस्त रहते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी है ना, किसी ने कौन सा अपने नाम लगवा लेनी है। वो सुकून से साल 2 साल 5 साल 10 साल बैठे रहते हैं। कुछ केसेस तो ऐसे हैं कि 50 साल आगे इनहेरिटेंस म्यूटेशन होती नहीं है, विरासती इंतकाल आगे चढ़ता ही नहीं है। जो बात आज आपको मैं बताने लगा हूँ कि ए फौत हुआ, एक की एक प्रॉपर्टी थी। अब लीगल एयर सोए हुए हैं, वो कहते हैं प्रॉपर्टी हमारी है, हमारे पास है, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। वन फाइन मॉर्निंग अदालत से एहलकार आते हैं, पुलिस होती है, वो आते हैं, सामान उठाते हैं, फेंक के बाहर फारग। बंदा परेशान हो जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं कि भाई हम अपने घर में बैठे हुए हैं, हमारे घर का सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया, कोई और बंदे ने कब्जा कर लिया है, पुलिस भी मौजूद है, बैलफ भी मौजूद है, वो उसको कब्जा दिलवा रहा है। परेशानी होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये है वर्स्ट सिचुएशन। इससे थोड़ी सी कम बैड सिचुएशन क्या है कि आपको खबर मिलती है कि आपकी प्रॉपर्टी किसी और बंदे ने अपने नाम बजरिया अदालत करवा ली है और अब वो आपसे कब्जा लेने के लिए आ रहा है, या आपका मुजारा या आपका ठेकेदार ज़रई ज़मीन का वो आपको इतला करता है कि भाईजान ये आया है, ये कहता है जी मैंने ये अदालती डिग्री है, मुझे पोजेशन दिया जाए, तो मैंने तो उसको पोजेशन नहीं दिया, तो देखें क्या मामलात हैं। आपको पता लगता है कि अदालत में उसने एक मुकदमा दायर किया, मुकदमा अपने हक में डिग्री करवाया, डिग्री करवाने के बाद एग्जीक्यूट करवाने के लिए आ गया। अब क्या क्या सूरत हाल हो सकती है उसको डिग्री करवाने के लिए कि ए फौत हुआ, उसके फौत होने के बाद बी उठा, उसने एक हिबानामा बनाया, उसने एक एग्रीमेंट टू सेल बनाया, इकरारनामा मुआहदा बै बनाया, कुछ भी डॉक्यूमेंट बनाया, बना के उसने केस फाइल किया मरने वाले के खिलाफ। अब मरने वाले के खिलाफ केस फाइल करके उसको यकतरफा करवाया, मरने वाले ने कहाँ आना था, उसका प्रोसेस रुकवाने के बाद उसने वो डिग्री करवाया, वो डिग्री हो गया, डिग्री में एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट में उसके हिबानामा उसके नाम रजिस्टर्ड हो गया, सेल डीड वट एवर दी केस में भी जो भी डॉक्यूमेंट है उसके नाम रजिस्टर्ड हो गया। अब वो पोजेशन के लिए बैलफ लेता है। अब बैलफ का तरीकाकार ये है कि पहले बैलफ अकेला जाता है, फिर वो बामदाद पुलिस जाता है। अब आप ये फ्रॉड हो गया, अब आपने घबराना नहीं है। आपने फौरी तौर पर जिस अदालत से उसने ये डिग्री हासिल की, आपने फौरी तौर पर उधर एक वकील एंगेज करना है
और आपको मालूम होना चाहिए कि इस बाबत आपने बाकायदा तौर पर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन की एप्लीकेशन देनी है। सेक्शन 12 दफा 12 सब सेक्शन 2 झैली दफा 2 ज़ाब्ता दीवानी, उसकी एप्लीकेशन देनी है और उसमें लिखना है कि भाई ये मरने वाले के हम वारिस हैं, ये ऐसा कोई डॉक्यूमेंट का वजूद ही नहीं है, इसने फ्रॉडुलेंटली ये डॉक्यूमेंट बनाया है, अदालत को मिस रिप्रेजेंट करके फ्रॉड करके इसने ये जजमेंट ली है। अदालत उसी टाइम उस जजमेंट और डिक्री का ऑपरेशन सस्पेंड कर देगी, उसको मुअत्तल कर देगी, आपकी सारी परेशानी दूर। और अगर आपको बेदखल कर दिया गया है तो अदालत उसी टाइम उस जजमेंट का ऑपरेशन मुअत्तल करेगी। मुअत्तल करने के बाद उसी टाइम ऑर्डर करेगी कि इनको दोबारा पोजीशन में रखा जाए, फिर बजरिया बैलफ ही आपको दोबारा उसकी पोजीशन दी जाएगी। अब यहां पे मैं एक आपको बात बता दूं जो आपके इल्म में होनी चाहिए, वो ये है कि कानून ये कहता है कि मरे हुए बंदे के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं हो सकता। दीवानी कानून ये कहता है कि मरे हुए बंदे के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं हो सकता। अगर किसी शख्स ने ए के खिलाफ दावा कर दिया कि इसने मेरे साथ एग्रीमेंट टू सेल किया था, ये इसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, इसको एग्जीक्यूट करवाया जाए, वो दावा लेटर ऑन डिग्री हो जाता है, जजमेंट आ जाती है, तो वो जजमेंट और डिक्री डस्टबिन का हिस्सा है। क्योंकि जैसे ही उसके वारसान ने जाके डेथ सर्टिफिकेट अदालत के सामने पेश करना है कि जिस दिन ये दावा दायर किया गया उस दिन ये बंदा तो फौत हो चुका था, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी प्रोसीडिंग, वो प्रोसीडिंग्स ही खत्म हो जाएंगी। कानून फिर इस हद तक भी नहीं कहता, कानून कहता है कि अगर एक मुद्दई ने 4 मुद्दा अलैहान के खिलाफ दावा दायर किया है और उनमें से एक मुद्दा अलैह जिस दिन यह दावा दायर किया गया था उस दिन वो जिंदा नहीं था, वो फौत हो चुका था, और उसका प्रूफ अदालत के पास आ जाता है, तो वो सारे का सारा दावा ही डिसमिस हो जाएगा। क्योंकि कानून ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात कर दी कि अगर एक मरा हुआ बंदा है और उसके खिलाफ दावा दायर किया गया है तो वो दावा काबिल समात नहीं है। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के तहत ली गई डिग्री अदालत से ना सिर्फ वो सेटिसाइड होगी बल्कि अल्टीमेटली आपके हक में फैसला होगा। अब इसका दूसरा रुख, एक ही जायदाद थी, ए ने इकरारनामा मुआहदा बै किया, इकरारनामा मुआहदा बै करने के बाद गायब हो गया, उसके वेयर अबाउट्स का नहीं पता चल रहा, उसने अल्टीमेटली दावा दायर कर दिया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, तामील मुख्तस खास का, कि ये इकरारनामा हुआ है, ये बकिया रकम है या ये सारी रकम लेके जा चुका है, मेरे पास इस प्रॉपर्टी का कब्जा है, मुझे रजिस्ट्री करके नहीं दे रहा, इसकी रजिस्ट्री करवाई जाए। वो दावा डिग्री हो जाता है। डिग्री होने के बाद उसके वारसान आते हैं, वो कहते हैं जी जिस दिन ये दावा दायर हुआ वो तो फौत हो चुका था। अब ये बम किसके ऊपर गिर रहा है? जिसने एक्चुअली वो जमीन खरीदी, जिसने वो दावा दायर किया। अब उसको भी परेशान होने की जरूरत नहीं अगर वो सच्चा है, उसको परेशान होने की इसलिए जरूरत नहीं कि वो दावा तो हो जाएगा डिसमिस, फौरी तौर पर दूसरा दावा दायर कर ले उसी कॉज ऑफ एक्शन पे, उसी मामलात में, और ये बात लिखे कि जनाब वो मंजर आम से इतना अरसा गायब रहा। ये मेरे पहले दावे में भी मैंने लिखा हुआ था कि वो मंजर आम से गायब हो गया, मुझे मिल ही नहीं रहा, उसका जो मेरे पास एड्रेस है वो यही है, मैं सच्चा हूं। अदालत उस एड्रेस को दुरुस्त तस्लीम करेगी। कानून इस चीज को जो है ना वो साइड पे रख देगा, बात को, इस चीज को साइड पे रख देगा
कि अगर कल कला को इसके एडवर्स बात आएगी तो इसका खमियाजा यही भुगतेगा। अब अगर वो आके कहते हैं कि जनाब वो तो फौत हो गया है, तो ये दावा तो फौत हुए बंदे के खिलाफ किया था, अब कब्जा आपके पास है, दावा डिसमिस हो गया, कोई परेशानी की बात नहीं, आप फौरी तौर पर दूसरा दावा दायर कर दें। अब दूसरे दावे में उनके तमाम वारसान को पार्टी बना लें कि ये ए के साथ मैंने ये मुआहदा किया था, ए फौत हो गया है, मैंने उसके खिलाफ दावा दायर किया था, जब दावा डिग्री हो गया और मेरे नाम इंतकाल चढ़ गया, तो ये मंजरे आम पर आए और उन्होंने कहा कि जिस दिन ये दावा दायर हुआ था वो फौत हो चुका था। अब ये लीगल एज आ गए हैं, ये लीगल एज मुद्दा लहान है, मेरा दावा डिग्री फरमाया जाए। सच को आंच नहीं है, कोई भी फ्रॉड प्ले हुआ है, किसी किस्म का भी फ्रॉड प्ले हुआ है अदालत के साथ, आप सच्चे हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, वो सब कुछ रिवर्स होगा। रिवर्स होने के बाद आपके वो हक में जाएगा। फ्रॉड से नहीं घबराना, सीना सपर रहना है। मुश्किल आ गई, अल्लाह ताला की तरफ से आ गई, इंसानों, अल्लाह ताला के बनाए गए इंसानों की तरफ से आ गई, फ्रॉडिये की तरफ से आ गई, मुश्किल आ गई। अब मुश्किल का हल ये नहीं है कि आप रोना पीटना शुरू कर दें, आप वावेला करना शुरू कर दें, आप दायरे में जाएं वहाँ पे बात करनी शुरू कर दें, आप पंचायत में जाएं वहाँ पे बात करनी शुरू कर दें, आप मोहल्ले में जाएं वहाँ पे बात शुरू करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप उसको गर्दन से नहीं पकड़ेंगे। गर्दन से कानूनी डॉक्यूमेंट को कानूनी तरीके से ही पकड़ा जा सकता है, कानूनी कागज़ को गैर कानूनी तरीके से नहीं पकड़ा जा सकता। फिर एक और बात ज़हन में रखिएगा, इस तरह के फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन होती है ना, जब बंदे को पता चलता है ना, तो कुछ इलाके आज भी ऐसे हैं जिसमें पंचायतें बैठ जाती हैं। भाई जहन में रखिएगा कि जिस दिन आपको फ्रॉड का इल्म हुआ है उसके बाद आपकी लिमिटेशन स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी लिमिटेशन लैप्स कर गई, आप फारग है। बफर्ज़े माल आपको फ्रॉड का पता चला, आपको जब फ्रॉड का पता चला आपने पंचायत लगा ली, अब वो विजिलेंट है दूसरा बंदा, वो वीडियो बना लेता है, डेट वाइज वीडियो बना लेता है कि इस तारीख को इस वक्त को हम इधर हैं, ये वीडियो बन रही है, वहां पे वो ड्रामा करता है, वहां पे वो आपको पंचायत में उस वीडियो की हद तक झूठा कर देता है और वो क्लिप काट देता है जिसमें कहा गया कि अच्छा भी एक हफ्ते बाद दोबारा पंचायत बैठेगी। वो करता 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 वो लिमिटेशन टाइम लैप्स करवा देता है। लैप्स करवाने के बाद पंचायत कहती जी आप दोनों अपना मामला ख़त्म करो, अपना मामला खुद निपटाओ, हम नहीं निपटा सकते। अब वो अदालत में जाता है, 12(2) की एप्लीकेशन दे देता है कि जी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन है, उसमें नारे लिख देता है कि 2 दिन पहले पता चला। वो जाता है, वो कहता है जनाब 2 दिन पहले कब पता चला, इनको तो 6 माह पहले पता चल गया था, ये देखे 6 माह पहले की वीडियो जिसमें ये झूठे साबित हुए, अब तो इनको किसी ने इंस्टिगेट किया है तो ये अदालत में आ गए हैं, इनके तो नॉलेज में आ चुकी हुई थी ये बात। अब उस दरखास्त के साथ लिमिटेशन कंडोन करने की एप्लीकेशन ही नहीं। अब आप क्या करेंगे? इसलिए आपने थोड़ा सा विजिलेंट रहना है। आज से 20 साल पहले के दौर से मुख्तलिफ है। आज से 20-25 साल पहले गांव में, कस्बों में अगर कोई शख्स 2 मरले, 3 मरले, 4 मरले मांगता था ना, तो लोग वैसे ही दे देते थे कि क्या बनना है यार, चलो दे दो, गरीब आदमी दे दो। आज दौर ये है कि एक एक मरला जो है वो 10 लाख से लेके 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपए तक है एक मरला। अब जो विजिलेंट होगा, अब जो अपने हकूक के लिए आंखें खोल के, दिमाग खोल के, पूरे होशो हवास के साथ अपने हकूक के लिए लड़ेगा, हक उसे मिलेगा। मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट बताई, 53 साल बाद इनहेरिटेंस के लिए आए,
सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट व्यू दिया कि आपके बाप ने नहीं इस चीज को एजिटेट किया, आपने इतना अरसा एजिटेट नहीं किया, तो यह तसव्वुर होगा कि आपने अपना राइट वेव कर दिया हुआ था। आपके बाप ने अपना राइट वेव कर दिया हुआ था, उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बुनियाद पे उनका दावा खारिज कर दिया कि एक बंदा अपने राइट्स पे खुद सोया हुआ है, तो अदालतों को क्या जरूरत है कि उसको जगा के रिलीफ दे। वो कहते सोया हुआ तो इसका मतलब कोई वजह है। अदालत ने एक सवाल पूछा, आपका बाप 11 साल जिंदा रहा, उसने क्यों नहीं एजिटेट किया? 42 साल आप पैदा होके, जवान होके, बूढ़े बुढ़ापे की दलीज पे पहुंच गए हैं, आपने एजिटेट क्यों नहीं किया? क्योंकि वो ट्रांजैक्शन किसी और के नाम जा चुकी थी। ना सिर्फ किसी और के नाम, आगे 3 हाथ आगे भी ट्रांजैक्शन जा चुकी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, अगर आप सोए हुए हो तो आपने 2 नस्लों तक सोए हुए हो, तो अगली नस्लें इसका फल क्यों खाएं? ट्रांजैक्शन हुई, कानून शहादत कहता है कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट 30 साल से पुराना है तो वो वैलिड तस्वर होगा, खा वो फ्रॉडुलेंटली बनाओ। कि जो अपने राइट्स पे सोया हुआ है वो सोया हुआ है, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं है कि अगर कुछ हालात ऐसे, मसलन अब 53 साल का वाकया ले लें कि 53 साल बाद अगर वो शख्स उठता है और उठ के कहता है जनाब मेरे बाप का भी इनहेरिटेंस म्यूटेशन नहीं चढ़ी थी, हमारा भी इनहेरिटेंस का नहीं चढ़ा, लेकिन ये प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में आज भी है। अगर प्रॉपर्टी मौजूद है और वो आपके परदादा के नाम मौजूद है, तो फिर आप बेशक 100 साल बाद आके ट्रांजैक्शन करवा लें। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी बिक चुकी है और आज से 50 साल पहले बिक चुकी हुई है, और एक हाथ नहीं 2 3 4 हाथ बिक चुकी हुई है, खा वो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर क्यों ना बिकी हो, तो फिर अदालतें कहती हैं लॉ हेल्प्स द विजिलेंट नॉट द इग्नोरेंट।